निष्ठा पे चाटुकारिता भारी हो गई है। कांग्रेस के पास पिछले 30 सालों से संगठन नहीं है, न बूथ पे कार्यकर्ता बचे हैं, न जिले में बड़े नेता हैं। वोट बैंक कोई कांग्रेस के पास बचा नहीं है। हम जात के नाम पे देश को तोड़ रहे हैं। हम मोहब्बत की दुकान सबके लिए लगा रहे हैं कि कुछ खास जातियों के लिए लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये हो गई कि जो कांग्रेस की सीट शेयरिंग कमेटी के मेंबर थे वो अपनी सीट नहीं बचा पाए। प्रदेश अध्यक्ष की सीट नहीं बची। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर फाइनल मुहर लग गई है। लेकिन इस गठबंधन के साथ ही कांग्रेस के जो कुछ लीडर हैं वो इस वक्त नाराज दिख रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश मिश्रा जी। राजेश जी, जो आपने दर्द बयां किया है ट्विटर पे, एक्स पे, वो क्या है और किस संदर्भ में है, जरा उसके बारे में बताइए। देखिए, वो जो शब्द हैं वो शब्द जो आज की राजनीति की हकीकत है, और वो किसी दल या किसी नेता के नाराजगी का बयान नहीं है। राजनीति में आज़ादी के पहले आप सबको देखा होगा, पढ़ा है, उसके बाद भी पढ़ा है कि उस समय राजनीति जो लोग करते थे एक सेवा भाव था। बीच के दशक में ये राजनीति एक पेशा हो गया और आज की तारीख में राजनीति व्यापार हो गया है। आज राजनीति में एक तो वैचारिक राजनीति होती है, एक पार्टी के प्रति निष्ठा है, पार्टी के लीडर के प्रति निष्ठा है, और मुझे लगता है कि आज की तारीख में ये सब समाप्त हो गया है। मैं बीएचयू में पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी था, गोल्ड मेडल पाया, पीएचडी किया, यूनिवर्सिटी का टॉपर था, यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ा, यूनिवर्सिटी का चुनाव जीता। 96 में मैं निर्दल चुनाव 8 जिले का जीता था, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का, और 8 जिले में हमने भाजपा को हराया था। वो हमें लगता है कि पता नहीं कितने साल बाद वो सीट भाजपा हारी थी। और उसके बाद 99 में मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया। इसी बनारस में लोकसभा में कमलापति जी की फैमिली, रत्नाकर पांडे जी, दूधना चतुर्वेदी, तमाम सारे लोग लड़े लगातार। 84 के बाद किसी की जमानत नहीं बच रही थी, और मैं पूरे यूपी में सबसे ज्यादा वोट पाके चुनाव हारा था। उसके बाद फिर मैं एमएलसी हुआ, फिर पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, चुनाव में जीता। जो संगठन आज है वही संगठन पहले भी था। यूपी में कांग्रेस 30 साल से नहीं है, और 9 सीट उस समय यूपी में कांग्रेस जीती थी, तो स्वाभाविक है कि 9 लोग अपने व्यक्तित्व उस पर जीते थे। यदि कांग्रेस की लहर होती या कांग्रेस का वोट होता तो और लोग जीते होते। उसके बाद 2009 में यदि मुख्तार अंसारी को न लड़ाया गया होता तो मैं चुनाव बनारस में कभी न हारता। हिंदू मुसलमान इलेक्शन हुआ तो जो लोग हमको वोट दे भी रहे थे उन्हें लगा मुख्तार जीत जाएंगे, और मुसलमानों को ये लगा कि भाई जीत जाएगा, हुआ। लेकिन इन सब के बावजूद भी, चाहे जितना भी दिक्कत हो, मुझे ये लगता था कि कांग्रेस सबसे बेहतर पार्टी है। उसके पीछे कारण ये था कि पद की कोई लालसा कभी मुझे नहीं रही। दूसरे दलों से आए लोग प्रदेश अध्यक्ष बनते रहे, मैं कभी दुखी नहीं हुआ। और आज की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके पहले भी यही हुआ, उसके पहले भी वही हुआ, उसके पहले भी वही हुआ। मुझे कहीं कभी महसूस नहीं हुआ कि मुझे ये पद चाहिए था। एक तमन्ना जरूर थी कि कांग्रेस को किसी भी कीमत पर यूपी में मैं खड़ा कर दूं, ये मेरी इच्छा शुरू से रही। लेकिन वो अवसर नहीं मिला। जिन लोगों को अवसर मिला है वो अपना करें। और जो मैंने लिखा कि आज निष्ठा और निष्ठा पे चाटुकारिता भारी हो गई है, तो ये किसी एक दल में नहीं है। मुझे ये लगता है ये मैक्सिमम दलों में है, कहीं पे ज्यादा होगा, कहीं कम होगा। और आज कांग्रेस की स्थिति, मुझे कांग्रेस इसलिए सबसे अच्छी लगती थी, कांग्रेस में जाति और धर्म की बात कभी नहीं होती थी। राहुल गांधी की जो वाराणसी में जो न्याय यात्रा रही वो फ्लॉप शो एक तरीके से रहा, उसकी वजह क्या है? क्यों जहां भी जा रहे राहुल गांधी, उनके साथ वो लोग भीड़ जुट नहीं पा रही है, कनेक्ट नहीं हो पा रही है, लोगों की संख्या नहीं है, विरोधी भी उस पर तंज कस रहे हैं। आखिर कमियां कहाँ रह जा रही हैं? और वो भी उत्तर प्रदेश, जहां जो कि गांधी परिवार का गढ़ रहा है लंबे समय तक, खासतौर से रायबरेली अमेठी के साथ साथ बनारस की भी जो सीट रही है एक तरीके से परंपरागत कांग्रेस की सीटों में से मानी जाती रही है।
देखिए, बनारस की सीट तो खैर परंपरागत कांग्रेस की नहीं है, ये तो सीट भाजपा आरएसएस की शुरू से रही है। बीच में 24 साल बाद मैंने इसे तोड़ा था और फिर वही समय आ रहा है, कोई दूसरा जीतने वाला नहीं है। हुआ ये है कि कांग्रेस के पास पिछले 30 सालों से संगठन नहीं है, न बूथ पे कार्यकर्ता बचे हैं, न जिले में बड़े नेता हैं, वोट बैंक कोई कांग्रेस के पास बचा नहीं है। और आप चाहे पूरे प्रदेश के लोगों को जुटा लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपके पास जब संगठन नहीं रहे, आपके पास पब्लिक में वो मास लेवल पे फॉलोइंग नहीं बची है कांग्रेस की या संगठन की, तो आप चाहे जितना भीड़ कोशिश करिए पूरे प्रदेश के लोगों को बुलाने की, भीड़ नहीं हो पाएगी। और जो सबसे ज्यादा मुझे ये लगा, गलत लगा कि कांग्रेस कभी जाति और धर्म की बात नहीं करती। हम भाजपा से अपने को अलग इसलिए रखते हैं कि वो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। जब हमारा नेता जो राष्ट्रीय नेता है और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके भी बात कर दे कि आप ओबीसी हैं, आप दलित हैं, आप आदिवासी हैं, आप अपर कास्ट हैं, तो फिर कांग्रेस में और दूसरी पार्टियों में अंतर क्या है? एक धर्म के नाम पे देश को तोड़ रहा है, तो हम जात के नाम पे देश को तोड़ रहे हैं। हम मोहब्बत की दुकान सब पे ही लगा रहे हैं कि कुछ खास जातियों को ही लगा रहे हैं। तो मुझे जो लगता है, मैं शिकायत आलोचना नहीं करता, मैं नेहरू फैमिली का सम्मान करता हूँ। राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी सब नेता हमारे हैं, लेकिन पार्टी विद डिफरेंस जो होना चाहिए और जिसकी वजह से हम क्षेत्रीय पार्टियों से और भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी से अलग माने जाते हैं, कहीं न कहीं से उसे हम समाप्त कर रहे हैं। लगातार राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसको लेकर राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वहां पर सिर्फ अमिताभ बच्चन को बुलाया गया, ऐश्वर्या राय वहां पे नाच कर रही थी, अडानी थे, अंबानी थे। तो ये इससे एक जो बड़ा वर्ग है वो भी नाराज है। तो आप लोग को इस बात का एहसास है? देखिए, ऐसा है ना कि सरकार ने किसको वहां बुलाया, किसको नहीं बुलाया, ये विषय सरकार का था, सरकार बुलाया, लेकिन उस पर कमेंट करने का कोई बहुत मतलब नहीं है। जो सरकार को सूट किया सरकार ने उसे बुलाया। तो अब जब प्राण प्रतिष्ठा का विरोध चारों शंकराचार्य कर दिए, जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े लंबरदार हैं, जब वो विरोध कर दिए तो वो बात तो खत्म हो गई। और राम मंदिर पे 89-90 से जो मूवमेंट शुरू हुआ बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद, उस समय वो जो वेव बना था बीजेपी का हिंदुओं के नाम पे, अब मुझे ये लगता है कि आज वो वेव हिंदुओं में नहीं है। भले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, उस समय एक ऑफेंसिव वेव था। जब अडवाणी जी रथ लेके चले थे, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, और जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उनके साथ थे, तो उस समय जो वेव था, आज वो वेव नहीं है। तो प्राण प्रतिष्ठा हो गई। सवाल इस बात का है कि राहुल गांधी जब इस तरीके के बयानबाजी देते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ खास लोगों के बीच में वो जकड़े हुए हैं, या उनके जो सलाहकार हैं वो उनको इस तरीके से सलाह देते हैं कि नहीं आप ये बोलिए, या वो अपने आप ऐसे ही बोलते हैं? देखिए, हमें तो लगता है कि जब से कुछ कम्युनिस्ट कांग्रेस में आए हैं, यही सब राजनीति कम्युनिस्टों ने किया इस देश में। कम्युनिस्ट पार्टी की कभी केरल में सरकार होती थी, वेस्ट बंगाल में होती थी, यूपी बिहार में भी उनके एमपी एमएलए हुआ करते थे, पूरे देश में होते थे। और धीमे धीमे करके कम्युनिस्ट पार्टियां खत्म हो गई, चाहे वो सीपीआई हो, चाहे सीपीएम हो, या जो भी हो। जितने लेफ्टिस्ट पार्टियां थी सब खत्म हो गई। और आज के डेट में मुझे लगता है कि उन लोग कहीं न कहीं से कांग्रेस पे कब्जा कर रहे हैं। तो क्या कांग्रेस भी उसी राह पे है क्या कि जिस ओर लेफ्ट पार्टियां गई? अब जो ये एडवाइस है, जो ये स्पीचेस हैं, भाई हम और आप और देश की जनता तो स्पीच सुन रही है। हम इसलिए इसलिए मीटिंग में आ रहे हैं कि हमारा पेपर लीक हो रहा है। तो पेपर लीक हो रहा है तो वो जो आया है वो तो ये चाहता है कि पेपर लीक कैसे रुकेगा, इस पे आप बोलिए। और वहां आप पेपर लीक हो रहा है तो उसमें ओबीसी, दलित और बैकवर्ड, फॉरवर्ड और हिंदू मुसलमान नहीं है, पेपर तो हर बच्चे का लीक हुआ, चाहे वो किसी जात का होगा, किसी धर्म का होगा। तो वहां इन बातों करने की क्या हो सकता है?
दूसरी चीज की कल गठबंधन का ऐलान हुआ, क्या आपने ये महसूस किया कि कांग्रेस जो एक बड़ी पार्टी है उसने समाजवादी पार्टी के सामने सरेंडर कर दिया? वो 20 सीट की डिमांड करते रह गए, लेकिन समाजवादी पार्टी मानने को तैयार नहीं हुई और आखिरकार 17 सीटें ही दी। तो क्या ये लगता है कि आप लोगों को उचित सम्मान मिला है? 17 भी तब दी है जबकि मध्य प्रदेश में 1 सीट कांग्रेस ने छोड़ी है, तब दिया है, तो उसको 16 ही मान लिया जाए। और 16 में भी जो सीटें कांग्रेस मांग रही थी, जो कांग्रेस ने लिस्ट दी थी, वो सीटें तो हमें मुश्किल से लगता है 4, 5, 6 मिली है। जहां पे आपके पास कोई कैंडिडेट नहीं है, वो सीट लेके आप क्या करेंगे? कौन कौन सी सीटें आपको? गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, फिर आपके महाराजगंज, मतलब मैक्सिमम सीटें। हम अमेठी रायबरेली को छोड़ दें, मान लिया कानपुर कांग्रेस की परंपरागत सीट है, वहां कांग्रेस सेकंड, भाई वो तो ठीक है। प्रयागराज में कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट नहीं है, मिला है। बांसगांव में मान लिया कोई लड़ने वाला होगा, लड़ लेगा। महाराजगंज में कोई कैंडिडेट नहीं है। बनारस भी आ गए। अब बनारस में जिसको लड़ना हो लड़े, मैं तो नहीं लड़ूंगा। लगता है कि मोदी के आगे ठहर पाएंगे जो भी आएंगे? देखिए, ऐसा है कि ठहर पावे न पावे, वो उसकी अपनी सोच होगी। लेकिन बनारस से चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है। बनारस की जगह भदोही मिल गई होती, चंदौली मिल गई होती, प्रदेश अध्यक्ष जी अपने लिए बलिया सीट चाहते थे, मिल गई होती। और सबसे बड़ा तो बड़ी बात ये हो गई कि जो कांग्रेस की सीट शेयरिंग कमेटी के मेंबर थे, वो अपनी सीट नहीं बचा पाए, प्रदेश अध्यक्ष की सीट नहीं बची। तो जब इन लोगों की सीट नहीं बची, जो उस सीट शेयरिंग कमेटी के मेंबर थे, तो बाकी तो बात छोड़ दीजिए। हमें लगता है कि सीरियस कैंडिडेट कुछ ही सीटों पे होंगे, ज्यादा पे नहीं। जो मौजूदा स्थिति है आप कांग्रेस की देख रहे हैं, संसद के अंदर मोदी जी ने ताल ठोक के कहा था कि इस बार शायद 40 से भी कम सीटें आए और दर्शक दीर्घा में लोग रहे। देखिए, तो भाई मोदी जी कहें, वो उनकी बात है। मैं लोकतंत्र को मानता हूं और लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। कांग्रेस किस ओर जा रही है, क्या लग रहा है फिलहाल मौजूदा स्थिति को देखते हुए? सोनिया गांधी जी का दौर इससे बेहतर था, मनमोहन सिंह जी का दौर इससे बेहतर था, उसके पहले के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनका दौर बेहतर था। आज वो स्थिति नहीं।